हेलो एवरीवन। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमारा प्रयास ये है कि जो गवर्नमेंट्स ने अपडेट किए चैप्टर्स, नए चैप्टर्स डाले, उनसे प्रोबेबिलिटी इक्वेशंस बनेंगे तो जल्द से जल्द उन्हें कंप्लीट किया जाए, है ना। तो चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन या भारतीय सभ्यता की शुरुआत। अब इस पूरे चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर सभ्यता क्या होती है या सिविलाइजेशन क्या होता है। और जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस थी, इनका सिविलाइजेशंस थी, उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में निकल के सामने आती है, जो उस टाइम की सबसे, अगर हम कहें तो एडवांस सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। वहीं व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यह भी आपको जानने को मिलेगा। ओवरऑल जो ये टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता, संस्कृति, इन्हीं के बारे में चर्चा करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि दो बातें जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। पहली जानना चाहिए जरूर कि आखिर सभ्यता या अगर हम बात करें सिविलाइजेशन जिसको जिसको बोला जाता है वो क्या होती है। दूसरा संस्कृति या कल्चर क्या होता है, कल्चर क्या होता है, ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पहले चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि सभ्यता में या सिविलाइजेशन जिसको बोला जा रहा है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन जनरल टर्म्स इन यूज्ड एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस ऐसी स्टेज हो जहाँ पर अगर हम देखें गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात सरकार या प्रशासन बेहतर हो, सरकार या प्रशासन बेहतर काम कर रहा हो, वह एक व्यवस्था कैसी कहलाती है, अच्छी सभ्यता कहलाती है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास चल रहा हो, है ना, विज्ञान या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट फेज चल रहा हो, इनोवेशन चल रहा हो। फिर क्राफ्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बात हो रही है सच एस स्टोन और मेटल्स। तो अगर हम बात करें क्राफ्ट से, आर्ट फॉर्म जिसे बोलें, तो आर्ट फॉर्म या कला के जो प्रारूप होते हैं आर्ट फॉर्म्स के जो फॉर्म्स होते हैं उनका विकास चल रहा हो। ट्रेड अच्छा चल रहा हो अर्थात इकोनॉमी जो है हमारी अर्थव्यवस्था वह बेहतर चल रही हो, तो एक अच्छी सभ्यता माना जाता है। कल्चरल आइडियाज़, राइटिंग्स, एग्रीकल्चर्स, तो जहाँ पे अच्छी राइटिंग से लेखन कला विकसित हो, लेखन कला, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे विचारों की स्वतंत्रता हो, है ना, वह कृषि का विकास हो, विचार, कृषि, इन सभी का विकास, सब कुछ देखा जाए तो उस जगह को माना जाता है कि यहाँ पर सभ्यता बेहतर है। ठीक है, ये तो बात हो जाती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे कैसे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे तो नगर नियोजन, वहाँ का जो अर्बन सिस्टम है उसको आप अभी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इजिप्ट में जो व्यवस्था थी, मिस्र में जिसको कहा जाता है, तो मिस्र में जो सिविलाइजेशन थी, उनकी जो इंजीनियरिंग थी, जो पिरामिड्स हैं उनके, वो बताते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जो चरम पर पहुँच चुकी है। अब कोई भी सभ्यता अचानक से तो नहीं बनती, हर एक सभ्यता का जो आधार होता है उसके आसपास के गांव से शहर बनते हैं, शहर से जब उनकी इकोनॉमी, पॉलिटी, सब कुछ बेहतर होने लगती है तो एक अच्छी सभ्यता निकल के सामने आती है। लेकिन बात आती है कि सभ्यता तो ठीक है, ये इसे सभ्यता कहा जाता है, लेकिन संस्कृति किसे कहा जाएगा फिर। अब इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है, या कल्चर और जो अगर आप बात करें सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। सभ्यता ये संस्कृति किसे कहा जाता है, जब किसी समाज का ना जो वैल्यू सिस्टम होता है या मूल्य होते हैं उनका विकास हो रहा हो, मूल्य का विकास हो रहा है, या उनमें जो विश्वास है, फेथ है ना, वह बेहतर हो रहे हो, सोसाइटी में बेहतर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन हो रहा हो, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा हो। ठीक है ना, मतलब क्या, समाज एथिकल हो, नैतिक हो, है ना, धर्म या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मानता हो, आर्ट की, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट हो, तो वह जब इस तरह से डेवलपमेंट होता है तो उसे कल्चरल डेवलपमेंट कहा जाता है, कल्चरल ग्रोथ या डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जो अगर बात फीचर्स के कौन कौन से होते हैं, रिलीजियस है, फेथ है, इसके अलावा आर्ट फॉर्म होता है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है ना। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेडिशंस होते हैं वह भी इसके फॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा फिलॉसफी जो होती है, अगर बेहतर फिलॉसफी, बेहतर दर्शन है तो उस देश की सभ्यता मानी जाती है, संस्कृति मानी जाती है। जैसे भारत के बारे में बात करें, भारत का जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम का है, वसुधैव कुटुंबकम का है, कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये भारत का कल्चरल आइडिया है, इसी में योगा आ जाता है, इसी में वेद आ जाता है, उपनिषद आ जाता है, तो ये भारत का कल्चरल आइडिया है। यूनान में या अगर हम देखें ग्रीक्स में जो सुकरात है, प्लेटो है, एरिस्टोटल्स है, तो उनके जो थॉट्स होते हैं वो वहाँ का कल्चरल जो आइडेंटिटी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर आप देखोगे कि जो
हमने यहाँ पे सिविलाइजेशंस के बारे में देखा था, सिविलाइजेशन के फीचर्स देखे, ये सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, इनमें डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप देखें तो सिविलाइजेशन नष्ट हो सकती है, लेकिन कल्चर जो है ना वो हज़ारों सालों तक चलता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्चर था, किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है समाप्त हो गया, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्चर था क्या कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको या तो दाह संस्कार किया जाएगा या तो उन्हें दफन किया जाएगा, है ना। तो अब अगर हम बात करें तो ये जो कल्चर के सेंटर ये आज भी चल रहे हैं, तो आप देखिए हज़ारों साल बाद भी चल रहे हैं। वहाँ पे जो डांस कला थी, या अगर हम देखें या तो जो आर्ट फॉर्म था, तो वो आज भी चल रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिस आज भी चल रही है, तो वो कल्चर का फॉर्म है, वो लगातार कंटिन्यू रहता है। तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, प्रेजेंट मोस्ट सोसाइटी में वर्ल्ड टुडे, बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगन, तो इनकी शुरुआत कब होती है। तो यहाँ पे एक चार्ट आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, लगभग माना जाता है कि 4000 साल पहले मेसोपोटामियन इराक की जो सभ्यता है, इराक जो कंट्री है आपको पता है, वहाँ की सभ्यता 4000 BCE पुरानी मानी जाती है। फिर अगर आप देखोगे लगभग 3000 BCE पुरानी मानी जाती है सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता। फिर ऐसा माना जाता है कि लगभग 3250 के आसपास की जो सभ्यता है BC, 3250 से 1750 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है कि जो भारतीय या सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इस टाइम पीरियड की थी। तो कुछ सभ्यताओं का इतिहास या क्रोनोलॉजी तो हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है, लेकिन कुछ और भी सभ्यता रही क्या, इतनी नहीं। जैसे चीनी सभ्यता के बारे में बात की जाए तो जो चीनी सभ्यता है वो माना जाता है कि 2000 BC या बिफोर क्राइस्ट मानी जाती है। इंका या एजटेक सभ्यता, इंका सभ्यता के बारे में अभी चर्चा में थी, तो लगभग 1500 जो BC इसे माना जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये चीज़ें हमने जानी। अब आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम विलेज टू सिटी, के शहर से गांव से शहर कैसे बनते हैं। अब इसमें आप मेनली क्या देखने को पाएंगे, अगर आप देखेंगे तो मेनली आप पाएंगे कि ये जो विकास है ना, पंजाब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप देखें पंजाब आज भारत और पाकिस्तान, जैसे अगर आप देखें द वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब, तो पंजाब का जो मैदान है डिवाइड है इंडिया और पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में है, वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो रीजन है, ये इंडस जो नदी होती है, सिंधु नदी है, वह उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसमें सिंचाई होती है या इस नदी पे बसे हैं। हालांकि आज ये भारत और पाकिस्तान के फॉर्म में बट गए हैं अलग अलग देशों में, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी का मैदान माना जाता रहा है। अब अगर हम बात करें तो इसे दो तरह से देखा जाता है। एक तो इसे माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या तो अगर हम बात करें यहाँ पे दो चीज़ इसके लिए बोली है, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे सिविलाइजेशन को कई नाम दिए हैं, जैसे इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। हम सभी टर्म्स को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभ्यता है, जिस सभ्यता का विकास इस रीजन में हो रहा है, उसके लिए ये सारे टर्म्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। अब इनमें थोड़ा सा रिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, आप यहाँ पे पाएंगे कि सिंधु नदी है, आपको ये दिख रही होगी इंडस रिवर। ये जो इंडस रिवर अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ से देखने को मिली है, इंडस रिवर भारत के ऊपर से आप यहाँ से आ रही है। फिर इसमें यहाँ पे आप देखोगे झेलम है, झेलम नदी मिल रही है, झेलम से चिनाव मिल रही है जाके, फिर रावी और ब्यास, ठीक है ना, फिर सतलज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जाके यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। अब ये इसे पंचद्वाब 5 नदियों का समूह भी माना जाता है। अब क्योंकि ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, इसलिए माना जाता है कि सिंधु अपवाह तंत्र है, ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और रिवर आपको मिलेगी देखने को, कौन से, रिवर सरस्वती। ये रिवर सरस्वती जिसे घग्गर हक्कर रिवर भी अभी रिसेंट मतलब कि प्रेजेंट में बोला जाता है। तो इस सभ्यता का भी है, अगर हम बात करें इस नदी के आसपास भी विकसित हुई हैं बहुत सारी सभ्यताएं। बनावली के बारे में बात कर लो, चाहे आप इस तरह से, तो आप देखोगे बहुत सारी सभ्यताएं इस नदी किनारे विकसित हुई हैं। हालांकि यह मौसमी नदी थी, अर्थात जब बारिश के मौसम में बहती थी, लेकिन हमेशा नहीं बहती थी। जैसे क्योंकि इंडस जो रिवर है उसको वेरियस रिवर का सपोर्ट मिलता है जो ग्लेशियर्स से आती हैं, लेकिन इस तरह का सपोर्ट आई थिंक सरस्वती रिवर को नहीं मिल पाता था, जिस वजह से अगर आप देखोगे तो मौसमी नदी ये मानी जाती है। इस वजह से कई नाम यहाँ पे इसको अपने यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर देख ली। अब बात होती है कि जो सिंधु घाटी के जो शहर थे वो कहाँ कहाँ विकसित, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर है। अगर हम विस्तार देखें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो अगर हम विस्तार देखें तो अब मैं एक मैप बनाता हूँ। तो अगर आप ये भारत का प्रेजेंट मैप अगर आप देख रहे हो, ठीक है,
ये प्रेजेंट मैप भारत का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में दायमाबाद से लेके दक्षिण में, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ में मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा ईस्ट में मिलेगा आपको आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पे साउथ में मिलेगा दायमाबाद, ठीक है। पश्चिम में सुतकांगी डोर, सुतकांगी डोर। ये जो स्थल है ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे मोस्ट नदर जो स्थल है तो उसे क्या बोला जाता है, जो प्लेस उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार अगर 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा और आगे जाएँ, यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है, यहाँ पे माना जा रहा है कि भारत का पहला सबसे पहला नगरीकरण माना जा रहा है, सबसे पहला जो अगर आप देखें अर्बनाइजेशन माना जा रहा है, क्योंकि इसका जो नगर जो व्यवस्था थी वह कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है। यहाँ पे सरस्वती रिवर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें इट 5 ट्रिब्यूटरी, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी यहाँ पे बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट सिटीज ग्रो अप अलोंग दोज रिवर्स सच एज मोहनजोदड़ो हड़प्पा, बट देयर आर आल्सो मेनी cities along the सरस्वती रिवर, है ना। टुडे गोज बाय द नेम घग्गर इन द इंडिया, हक्कर इन द पाकिस्तान। तो जो घग्गर भारत में, हक्कर पाकिस्तान में बोला जाता है, इस सरस्वती नदी से भी नाम से इसे जाना जाता है। दिस रिवर इज नाउ सीजनल बिकॉज इट फ्लो द ड्यूरिंग ऑफ रेनी सीजन। सरस्वती रिवर फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेद, तो पहला उल्लेख सरस्वती नदी का ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। एन एंशियंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच वी विल रीड अबाउट इन चैप्टर 7, ठीक है। इन द टेक्स्ट सरस्वती इज वर्शिप्ड बोथ गॉडेस एज अ रिवर फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द सी। लेटर टेक्स्ट डिस्क्राइब द रिवर आर ड्राइंग अप एंड इवेंचुअली डिसअपियर। तो बाद में ये नदी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, लेकिन शुरुआत में इसको विकास जो देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के टॉपिक आपको मिलेगा टाउन प्लानिंग के बारे में, या नगर निर्माण के, या नगर नियोजन के बारे में। तो जब पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो फीचर्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं उनमें क्या है, उनमें आता है जो वहाँ की टाउन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन जिसे बोला जाता है, ठीक है। अब टाउन प्लानिंग क्यों इसको खास थी, क्योंकि अगर आप देखो वर्तमान में जिस तरह से अर्बनाइजेशन चल रहा है तो आप हर एक शहर में पाओगे तो नदियों में एकदम घर बन गए हैं, नदियों के घाट्स में घर बन गए हैं, ठीक है, नालियों के ऊपर घर बन गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3000 साल पहले जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। 2 भाग में नगर बटे हुआ करते थे, एक तो मतलब सीटाडेल जिसे बोला जाता था, सीटाडेल बोला जाता था, दूसरा बोला जाता था लोअर टाउन, लोअर टाउन, ठीक है। तो पश्चिमी टीला जिसे बोला जाता था और पूर्वी निचले नगर उनको बोला जाता था। तो जो इस लोअर टाउन था उसमें सामान्य लोग रहते थे, आम लोग रहते थे, और सिटाडेल में जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड पर्सन, बड़े बड़े व्यापारी, ये सिटाडेल में रहते थे। तो ये तो भाग में नगर को 2 भागों में बांटा जाता था। फिर और क्या खासियत थी, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न। अब अगर आप इनके नगर्स को, सिटीज़ को देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे समकोण आकार, अगर हम देखें इस तरह से यहाँ पे रोड, यहाँ पे आपको सड़क दिखाई देती हैं। ये बेहतर नगर निर्माण की व्यवस्था है। तो ग्रिड पैटर्न में सड़क दिखाई देती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में नदियाँ जो सड़कें हैं वो चौड़ी हुआ करती थी, राइट एंगल में क्या करती थी, एक दूसरे को काटती थी। तो ये इंपॉर्टेंट एक संरचना दिखाई देती है। इवन अगर आप देखोगे तो 9.5 मीटर के आसपास जो विड्थ है मोहनजोदड़ो में दिखाई देती है आपको, किसकी, सड़क की, ठीक। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन प्लानिंग्स में, वो है ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में यहाँ पे चैप्टर्स में बात की गई है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या बात की गई कि पक्की नालियाँ हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि जो ये आप देखेंगे तो ये ऐसा माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो साफ़ सफाई बहुत पसंद करते थे और ये नालियों को हमेशा पक्का रखते थे। नालियाँ गारे चूना जिप्सम, किसके, गारे का, चूने का और जिप्सम का। तो आप देखोगे इनसे बनी हुआ करती थी, नालियाँ ढकी हुआ करती थी, है ना। छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में जाके मिला करती थी, उनकी साफ़ सफाई भी रेगुलर हुआ करती थी। तो ये उनका सबसे यूनिक फीचर माना जाता है, इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग था उसका, ठीक है। उसके बारे में आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। और क्या, हाउसेस के बारे में बात होती है। हाउसेस के बारे में बात होती है, छोटे बड़े दोनों प्रकार के मकान हुआ करते थे। ज़्यादातर मकान जो थे पक्की ईंटों से बना करते थे। एल शेप की ईंट भी उपयोग होती थी कोने में लगाने के लिए। घर और कुएं सभी पक्की ईंटों से बना करते थे। बहुमंजिला घर भी यहाँ पे बना करते थे। इस तरह से अगर आप देखोगे, ये तो हो गया जनरल जो टाउन प्लानिंग थी। लेकिन अगर आप आगे हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो में मिलता है, पिलर हॉल है, डॉकयार्ड्स है, ग्रेनरीज है। तो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसे हम अलग उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे जो उसका अर्बनाइजेशन था,
टाउन प्लानिंग तो वो हमने यहाँ पे देखा। जैसे अगर आप देखो अलग अलग शहर की अलग अलग विशेषताएं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अगर हम देखें तो किसे माना जाता है, माना जाता है कि 1920-21 में जब जॉन मार्शल क्या थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उसी टाइम पर वो आदेश देते हैं और उन्हीं के आदेश पर दयाराम साहनी ने 1920-21 में हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा की खुदाई की। फिर बाद में अगर आप देखो 1922-23 के आसपास अगर आप देखेंगे 22-23 के आसपास R.D. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, है ना, मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो इस टाइम पे प्लानिंग होती है। लेकिन अगर आप देखोगे चार्ल्स मिशन ने हड़प्पा टीले को खोज दिया था बहुत पहले ही, लगभग 1860s के आसपास में अगर आप देखोगे तो चार्ल्स मिशन ने जो हड़प्पा टीले खोज की कर दी थी। लेकिन उस टाइम पे इसको क्या किया गया था, खुदाई इसकी नहीं करवाई गई थी, लेकिन इसे प्राप्त हो गया था। ठीक है, ये यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। Some of them excavated such discoveries continue even today. It is interesting to note the Saraswati Basin include not only two major cities, Rakhi Gadi and Ganirwar, but also several smaller ones, जैसे फरमाना, हरियाणा, कालीबंगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एम्फेसाइज है आपको सरस्वती नदी के बारे में देखने को मिलता है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इतना सरस्वती रिवर को लेके हाईलाइट नहीं किया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंज लाया गया है। सरस्वती रिवर के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। अब अगर हम बात करें द लार्जर हड़प्पन सिटीज वॉज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिसाइज प्लान्स दे हैव वाइड स्ट्रीट। तो जो बड़े शहर हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता के, उन्हें बेहतरीन प्लान करके बनाया जाता था, रैंडमली उनको नहीं बनाया जाता। फोर्टिफिकेशन किया जाता था, किले बंद किया जाता, चारों तरफ से किले की सुरक्षा दी जाती थी। अपर टाउन्स लोअर टाउन के बारे में मैंने बताया कि ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ बिल्डिंग को कलेक्टिव पर्पज़ के लिए बनाया जाता था, जैसे वेयर हाउस हो गया, अनाज वगैरह रखने के लिए, जहाँ पे गुड्स और ट्रांसपोर्ट को इसको स्टोर करने के लिए। फिर इंडिविजुअल हाउस ऑफ वेरियस साइज लाइंड स्ट्रीट इन स्मॉलर लेन्स। Interestingly, the quality of construction was the same of the small and big house. All those buildings generally made by of bricks. तो आप देखोगे भले ही 2 मंजिला मकान और कच्चे और पक्के छोटे मकान आपको मिले, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन था लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलता था। तो यही इस व्यवस्था की या इस सभ्यता की खास विशेषता मानी जाती है। द पर्पज ऑफ सम ऑफ स्ट्रक्चर्स रिमेन द मैटर ऑफ डिबेट। दिस इज द केस ऑफ फेमस ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला। अब जो ग्रेट बाथ मिला उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये आयताकार है ना, आयत की तरह है। अब एक तरह के कुंड की तरह दिखाई देता है। अब सबका अलग अलग मानना है। ऐसे कुछ हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि सामूहिक सामूहिक स्नान यहाँ पे हुआ करता था किसी इवेंट पर या कल्चरल फेस्ट पर। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अगर देखिए इसको भी क्या है, बहुत सारे लोग खारिज करते कहते हैं कि अब इस तरह के तो बात अब बहुत सारे घरों में हुआ करते थे। ठीक है। फिर कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इसे रॉयल बाथ भी कहा गया है। रॉयल बाथ कहा कि जो पुजारी प्रीस्ट हुआ करते थे, या तो जो अगर हम देखें जो किंगशिप हुआ करती थी, राज परिवार के लोग यहाँ पे कुछ अनुष्ठान यहाँ पे करते थे, इसलिए रॉयल बाथ या रिचुअल बाथिंग भी इसे यहाँ पे कहा गया है। अब इसके बारे में अगर आप देखो तो इसके आसपास छोटे छोटे कमरे भी हुआ करते थे, संभवतः चेंज वगैरह करने के लिए। और इसका जो फ्लोर है वो बेहतरीन जिप्सम का लेप किया गया है, जिससे अगर हम बिटुमिनस का लेप किया गया है, और जिससे क्या जो पानी है उसको आसानी से निकाला जा सके। तो एक रेयर कहते हैं ना कि इस तरह की व्यवस्था कहीं और नहीं मिलती है। ये यहाँ की खास विशेषता आपको देखने को मिलती है। तो अर्बन प्लानिंग को तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में, स्पेसिफिक किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी के बारे में बात करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ पहलू अगर हम देखेंगे ना, कुछ फीचर्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं जिनको मैं ऐड थोड़ा सा करना चाहूँगा। जैसे अगर आप देखोगे सोशल लाइफ के बारे में, तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोशल लाइफ को देखें या सामाजिक जीवन को देखें तो हम क्या पाते हैं। सोशल लाइफ में हम ये पाते हैं कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी सभ्यता को इतने डिसिप्लिन के साथ चलाना आसान नहीं होता बिना किसी अथॉरिटी के आसपास। हो सकता है कि राजा जैसी व्यवस्था ना रही हो या कुछ ऐसा जनपद जैसा व्यवस्था रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो अथॉरिटी थी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी। वो ट्रेड को रेगुलेट करना हो, चाहे वेरियस साइट्स को स्पेशलाइजेशन देना हो, या किलेबंदी जो व्यवस्था वो करवानी हो, वह होता था। फिर दूसरा अगर आप देखोगे सोशल क्लास आपको देखने को मिलती है। सोशल क्लास के प्रमाण आपको मिले, अलग अलग घर का जो कहते हैं ना वर्गीय अंतर दिखाई देता है। फिर आपको सीटाडेल भी देखने को मिलता है, सीटाडेल देखने को मिलता है, लोअर टाउन भी। तो ये कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में क्लास है, एक लोअर क्लास अपर क्लास के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो दिखाता है। फिर आपको ड्रेस के संबंध में आपको सोशल लाइफ में अगर आप ड्रेस देखोगे तो ज़्यादातर सूती वस्त्र उपयोग हुआ करता था। और यहाँ पर जो कपास है कॉटन की बात करें तो कॉटन के ज़्यादातर वस्त्र बनाए करते थे, ऊनी वस्त्र भी यहाँ पे होते थे। वहीं ऑर्नामेंट्स का भी यूज होता था।
ऑर्नामेंट्स की यूज होता था। ऑर्नामेंट्स में सोना चांदी है, हाथी दांत के जो से सामान बनाए जाते थे। फिर मनोरंजन के लिए पासे वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। रिक्रिएशन या मनोरंजन के बारे में आप देखोगे, डांस है, म्यूजिक है, टेराकोटा के बहुत सारे टॉयस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि खिलौने और इस सब पे फोकस किया जाता था। तो ये तो सोशल लाइफ होती है। फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो फोकस डाला गया, किस पर डाला गया, वाटर मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सोशल लाइफ के बाद मैं थोड़ा सा आगे ले चलूँगा आपको, ठीक है। और स्टेट हर एक कहते हैं ना कि हर एक सिटी की स्पेसिफिकेशन बताऊँगा। यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिकल लाइफ पे हम थोड़ा सा जोर मार लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो यहाँ पे आप देखो इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, कृषि के बारे में बात करें, तो मेन पेशा जो था कृषि हुआ करता था। कृषि में अगर आप देखो गेहूं की फसल होती थी, जौ होता था, मटर होता था। चावल के साक्ष्य कहीं चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल से ज़्यादा कहते हैं ना कि चावल ज़्यादा यूज में यहाँ पे नहीं था, ठीक है। लकड़ी का हल मिला, अर्थात लोहे और इस सब का हल वहाँ पे नहीं होता, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। और इसकी फ़ोटो भी आपको देखने को मिलेगी, आई थिंक मैं दिखा देता हूँ ये, ठीक है। तो ये आपको लकड़ी का हल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बात है यहाँ पे। साथ ही अगर आप देखोगे तो वर्षा से ही ज़्यादातर जो इनकी सिंचाई हो जाया करती थी, और बाद में यही कहीं ना कहीं रीजन बनता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब क्लाइमेट चेंज एक कारण बनता है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का, तो ऐसा माना जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ, बारिश कम हो गई और एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गया। तो एग्रीकल्चर के अलावा आपको एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। डोमेस्टिकेशन या पशुपालन देखने को मिलता है। पशुपालन बकरी है, भैंस है, बैल, हाथी, ऊँट, लेकिन घोड़े को नहीं पालते थे। तो घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। ऐसे स्टेटमेंट्स कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम और यूपीएससी वगैरह एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर अगर हम बात करें मेटोलॉजी के बारे में देखें, या धातु कर्म के बारे में देखें, तो तांबे का प्रचलन था, ठीक है। कांसे का, तांबा और जो टीन है उसको मिला के कांसा बनाया जाता था। कांसे का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको साक्ष्य मिलेगा दायमाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। फिर ट्रेड अगर आप देखोगे, ट्रेड किस तरह से होता था, ट्रेड के बारे में चैप्टर में जानने को मिलता है। ट्रेड इंटरनल ट्रेड हुआ करता था और एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था। अब ये तो बात क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं है कि हम क्या इम्पोर्ट करते थे, लेकिन ये बात क्लियरली आइडेंटिफाई चैप्टर कर रहा है कि हम अनाज एक्सपोर्ट करते थे, हम यहाँ पे आभूषण या ऑर्नामेंट्स एक्सपोर्ट करते थे, हम मिट्टी के बर्तन एक्सपोर्ट करते थे, है ना, तांबे कीमती सामान एक्सपोर्ट करते थे। फिर जो रिवर्स का रूट भी हम लेते थे, मतलब कि ट्रेड रूट में हमारा लैंड रूट भी हुआ करता था और वाटर रूट भी हुआ करता था। तो ये जानने को आपको मिलेगा। फिर ये इकोनॉमिकल लाइफ के अलावा आ जाती है रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ के बारे में अगर आप देखो तो रिलीजियस लाइफ में आपको प्रोटोशिवाशील देखने को मिलेगी। और जो प्रोटोशिवाशील है, ये इनको जॉन मार्शल ने कहा, ये आदि शिव से कंपेयर किया। इन्हें कहा कि वर्तमान में जो आदि शिव हैं, भगवान शिव जिनको बोला जाता है, कहीं ना कहीं उन्हीं से मिलती जुलती इनको फोटो उन्होंने कहा। ये यहाँ पे जो फोटो दिख रही है आदि शिव के देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें पशुपति महादेव से भी इनकी तुलना की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो हो गया आदि शिव के बारे में। इसके अलावा मातृ पूजा होती थी, अर्थात गॉडेस वर्शिप भी होती थी यहाँ पे, ठीक है। मदर गॉडेस वर्शिप भी होती थी। बहुत सारी ऐसी उर्वरा देवी की मूर्ति मिली है ना, जिससे वो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल देती है, ठीक, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, एग्जाम्पल देता है कहीं ना कहीं मदर गॉडेस की पूजा। लेकिन मंदिर, टेम्पल के साक्ष्य नहीं मिले, तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ग्रेट बात से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स थे हुआ करते थे। फिर हम बात करेंगे आर्ट फॉर्म की, है ना। आर्ट फॉर्म की तो हमने सोशल देखा, पॉलिटिकल देखा, कल्चरल देखा, इकोनॉमी देखा, आर्ट फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं। आर्ट फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा डांसिंग गर्ल की फ़ोटो देखने को मिलेगी। डांसिंग गर्ल की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको डांसिंग गर्ल की फ़ोटो मिलेगी। इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपको चित्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये पशुपति की जो मूर्ति है, ऐसा ये आदि योगी जैसी एक मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब इसकी कंपेयर किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो उनका आर्ट फॉर्म था वो अभी बेहतर हुआ करता था। अब उनमें अगर हम देखें, मिट्टी के बर्तन देखने को मिलेगा, क्राफ्ट्स देखने को मिलेगा, सील्स देखने को मिलेगा। मुहर मैंने आपको बताया कि जो आयताकार हुआ करती, स्क्वायर में हुआ करती थी, ट्रायंगल में हुआ करती थी, तो वेरियस टाइप में सील भी हुआ करती थी। अब अगर हम देखेंगे जो इनकी लिपि थी उसको बोला जाता है ब्यूस्टोफेदन। ब्यूस्टोफेदन लिपि बोला जाता है। अब ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, दोनों दिशाओं में लिखी जाती थी। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये कहीं ना कहीं चैलेंज अभी भी है, ठीक है। ये तो बात सारी हमने यहाँ पर देख ली। अब अगर हम देखें, ये तो ओवरऑल हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया। अब कुछ चैप्टर्स में जो पूरे चैप्टर में बताना चाह रहा था, कहीं ना कहीं कुछ एडिशनल फैक्ट्स हमने देखे। व्हाट डिड द हड़प्पन ईट, तो हड़प्पन क्या खाते थे। हड़प्पन क्रिएटेड मेनी ऑफ देयर सेटलमेंट्स अलोंग
द बैंक्स ऑफ लार्ज स्मॉल रिवर। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जाता है तो मेनली अगर आप देखें एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, उनमें पल्स है, जौ है, गेहूँ है, बाज, तो इन सब फसलों का इस्तेमाल करते थे अपनी डेली जो फूड हैबिट्स हैं उनको टैकल करने के लिए, है ना, कैटर करने के लिए। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिकेशन था एनिमल का वह भी होता था, तो डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते थे। तो यह भी यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द ब्रिक ट्रेड के बारे में यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। हड़प्पन एंगेज इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद देयर ओन सिविलाइजेशन नियर बाई द बट देयर सिविलाइजेशन कल्चरल विद इन द आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड दोनों होता था। एक्सटर्नल ट्रेड में अगर आप देखोगे ईरान से व्यापार करते थे, बहरीन से व्यापार करते थे, यहाँ पे दिलमुन जैसे जो टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, फिर लोथल वगैरह जो डकयार्ड है वह भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो कहीं ना कहीं इनका व्यापार था वह भी आपको देखने को मिलेगा। या हड़प्पन आइवरी कॉम्ब ये ओमान से मिला है, तो यह भी बताता है कि इनका ट्रेड ओमान है, दिलमुन, बहरीन है, ईरान है, इराक है, इन सबसे हुआ करता था। ठीक है, वहीं आप देखेंगे साउथ में इनका ट्रेड हुआ, गुजरात सिंध में लोथल जो इनका मुख्य जो कहते हैं ना कि बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में जानने को, अलग अलग इस स्थल के बारे में मैं भी थोड़ा सा बताऊंगा कि जो अलग अलग प्लेसेस थे उनके बारे में क्या खासियत रही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन आपको अगर यूपीएससी के क्वेश्चन टैकल करना है तो आपको थोड़ा सा कंटेंट और ज़्यादा जानना जरूरी हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे इसमें अलग अलग चीज़ों को। जैसे अगर आप देखो ना, हड़प्पा को 3 फेज में माना जाता है। जैसे पहला फेज माना जाता है क्या, अर्ली हड़प्पा, अर्ली हड़प्पन रीजन माना जाता है, उसकी जिसमें हड़प्पन है, कोटदीजी, आमरी, ये सब शहर विकसित हुए। फिर उसके बाद ट्रांजिशन फेज माना जाता है, ट्रांजिशन फेज, फिर मैच्योर हड़प्पा। ठीक है, तो ये इसमें कोई प्रीलिम्स का फैक्ट नहीं बनता, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ 3 स्टेज रहे। पहली स्टेज में आपको देखेंगे तो रूरल एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी देखने को मिलेगी। फिर दूसरे में ट्रांजिशन होता है जहाँ पे रूरल से एग्रीकल्चर से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बनती है। फिर उसके बाद मैच्योर हड़प्पा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन कुछ स्थल हैं, कुछ प्लेसेस हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उनके फैक्ट्स जानना जरूरी हो जाता है। जैसे हड़प्पा के बारे में बात करो, हड़प्पा, अब हड़प्पा के बारे में अगर आप पाएंगे तो आप क्या पाएंगे, हड़प्पा की जो खोज की थी, किस मैंने आपको बताया कि दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ पे अगर आप देखो 2 पार्ट्स में देखने को मिलता है, लेकिन कॉफिन बरियल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की यूनिकनेस फीचर क्या है, कॉफिन बरियल आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको वेरियस पोट्रीज मिलेंगी और बहुत सारा ड्रेनेज फैसिलिटी सब तो देखने को मिलेगा, लेकिन खासियत क्या है, कॉफिन बरियल देखने को मिलेगा। R17 जो कब्रगाह है वह भी आपको देखने को मिलेगी। ये तो ये हड़प्पा का फीचर हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है किसकी, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में अगर आप देखोगे इसे किसने खोजा था, तो राखालदास बनर्जी ने इसे खोजा था। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेट बाथ या महान स्नानागार आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखो डांसिंग गर्ल भी यहीं से मिली है, डांसिंग गर्ल भी आपको यहीं से मिली है देखने को। फिर इसके अलावा टेराकोटा कि जो बुफेलो ये सब आपको देखने, कंप्लीट बोरियल यहाँ पे आपको देखने को। वेरियस सील जो पशुपति की सील मिली है वो आपको कहाँ से मिली है, तो पशुपति की सील आपको मिली है कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे हम देखें कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस, जैसे राखी गढ़ी के बारे में आपने सुना होगा। तो राखी गढ़ी वर्तमान में कहाँ पे है, हरियाणा में है, हिसार में है, हिसार हरियाणा में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या मिला है कि क्या देखने को मिला है आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे लैंड टाउनशिप आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, DNA एनालिसिस हुआ यहाँ पे, जो स्केलेटन मिला उसका राखी गढ़ी में। इसके अलावा धोलावीरा, धोलावीरा में अगर आप देखो ये कहाँ है, गुजरात में है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 2021 में यूनेस्को का। ठीक है, ये आपको आपकी जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर या तालाब मिला है ना, जिसकी अपने आप पे बहुत बड़ी क्षमता थी पानी को स्टोर करने की। जल दुर्ग भी सब बोला जाता है, यह इंपॉर्टेंट जानने की। और ये 3 भागों में इसके शहर बटे हुए हैं। जैसे सीटाडेल और लोअर टाउन हुआ करता, तो यहाँ पे 3 टाउन आपको देखने को मिलेगा, 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको जानने को मिलेगा लोथल के बारे में। लोथल है तो लोथल भी आपको गुजरात में मिलेगा। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा मैंने आपको बताया कि डकयार्ड हुआ करता था। फिर कालीबंगा जो राजस्थान में है, ये इंपॉर्टेंट साइट है जो घग्गर रिवर के किनारे है, तो ऐसा माना जाता है कि यह भी एक इंपॉर्टेंट रिमेंट साइट थी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे हड़प्पन की जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी। और भी जब आप आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको जानने को मिलेगा क्या क्या चीज़ें हैं अलग अलग शहरों में, क्योंकि अभी इसी लेक्चर को 4 घंटे का हो जाए कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे हम ब्रीफ में इसको देखेंगे। यहाँ पे हम लास्ट में देखेंगे कि डिक्लाइन के क्या काजेज रहे, यहाँ पे इसको भी चर्चा यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि क्यों आखिर ये सभ्यता इतनी जल्दी कोलैप्स कर गई। तो ऐसा माना जाता है कि एक तो कुछ रीजन माने जाते हैं। पहला रीजन माना जाता है चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन अर्थात जलवायु जो था वो कहीं ना कहीं बदला, है ना, कहीं बारिश
कम हो गई, जैसे आज भी बदल रहा है ना। इस वजह से अगर आप देखेंगे लोग यहाँ शिफ्ट कर गए, यहाँ से बच गए, छोड़ के चले गए। फिर नेचुरल कैलेमिटीज माना जाता है, बाढ़ जैसे कारण है, माना जाता है कि बाढ़ आई, बाढ़ में सारे शहर तबाह हो गए, भूकंप आया इससे तबाह हो गए। फिर कुछ ऐसे मानते हैं डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हुआ, ठीक है। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती हैं स्टैब्लिश करती हैं कि दैट द रिवर इंडस सरस्वती चेंज देयर कोर्स ऑफ सेवरल टाइम्स। तो इन्होंने कई बार अपना रास्ता बदल दिया, जो रिवर्स हुआ करते, चाहे इंडस रिवर है या अगर हम देखें सरस्वती रिवर है, जो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण बना काहे का, इसके जो सिंधु सभ्यता के पतन का। तो ये तो बात हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जो अभी अगर आप देखेंगे तो कौन से मत ज़्यादा मान है, तो अगर आप देखेंगे तो जो आर्यन का आक्रमण है, इसको बोला जाता है आर्य आक्रमण, तो यह भी नहीं माना जाता। लेकिन कहीं ना कहीं दो फैक्टर पे लोग अभी एग्री हुए हैं हिस्टोरियन। दो फैक्टर, पहला है फर्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज which affect that much of the world YSO BC onwards, causing reduced rainfall and dry phase. This would we have made agriculture more difficult and could have reduced food supply in the cities. Second, the Saraswati river dried up in central basin. तो पहला तो एक क्लाइमेट चेंज माना जा रहा है कि ठीक है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इस टाइम पे विश्व के सभी देशों में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ा था। दूसरा यहाँ पे सरस्वती का डिसअपियर होना, सरस्वती का जो डिसअपियर होना, तो नदी जब विलुप्त हो गई तो पानी अगर नहीं है तो सभ्यता कैसे पनपेगी, कैसे विकास करेगी। तो ये दो रीजन में वर्तमान में एग्री देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। ये तो बात हुई कहाँ किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने यहाँ पर लगभग चीज़ें देखी, क्या कैसे पतन हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। मेंस का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में इसने पूछा था कि यहाँ पर इसको डिस्कस करना है। तो द व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द आईवीसी प्रोवाइड करता है इनपुट टू प्रेजेंट डे। तो वर्तमान में जो शहरीकरण है उसको किस तरह से इनपुट प्रोवाइड करता है, कौन, जो पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्बनाइजेशन प्लान था। तो उसको लेके मेंस पे क्वेश्चन पूछे, प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उसको सारी चर्चा यहाँ पे करना जरूरी नहीं है क्योंकि PYQ सीरीज में आप वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो हमने अंडरस्टैंडिंग देखी चैप्टर 6 की, आई होप NCERT आप पढ़ोगे, उससे बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो इसी तरह से इस सीरीज़ को प्रॉपरली आप फॉलो करते रहिए। अगले चैप्टर में चैप्टर 7 के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।